तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो हम क्लास लेके आए हैं वो क्लास 8th की भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है, जिसके बारे में आपको पता होगा, जो है सामाजिक विज्ञान, संसाधन एवं विकास। ठीक है, इसका हम चैप्टर नंबर आज लास्ट जो है 6th वो कवर करेंगे। अभी तक हम चैप्टर नंबर 5th तक पढ़ चुके थे, पिछली क्लास में आपने देखा होगा। अभी हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। तो इस वाली बुक में जनरली हमने संसाधनों के बारे में पढ़ा था, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। जो रिसोर्सेज थे आपको पता ही है, जो संसाधन थे वो दो तरह के थे, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो हमने प्राकृतिक मानव निर्मित दोनों पढ़ लिए यहाँ तक। देखिए ये सब वन्यजीव संसाधन, खनिज शक्ति संसाधन, ये हमने लास्ट क्लासेज में पढ़ा है। कृषि, उद्योग, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अभी जो एक मानव खुद भी एक संसाधन होता है, ये मैंने आपको बताया था ना, मानव खुद एक संसाधन है। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन होते हैं, मानव निर्मित संसाधन होते हैं जो मानव बनाता है, और मानव खुद एक संसाधन की तरह काम करता है। क्योंकि मानव अपना ब्रेन और टेक्नोलॉजी यूज करके ही जो प्राकृतिक संसाधन है उनको किस में कन्वर्ट करता है बच्चों, मानव निर्मित संसाधन में। तो अब हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो मानव के बारे में पढ़ेंगे, मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में आपने ये उद्योग वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास मानव संसाधन के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले जो एनसीईआरटी के वीडियोज हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हमने अपने चैनल पे क्लास 6, 7, 8 की सारी ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी है। आज आपकी 8th क्लास की भी ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों देखो, मानव संसाधन, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। सही बात है। देखो कोई भी अगर राष्ट्र है उसमें अगर पीपल ही नहीं है, जनता ही नहीं है, लोग ही नहीं है, तो वो काहे का राष्ट्र है? वो राष्ट्र ना होगा। तो राष्ट्र जो है उसके जो लोग होते हैं वही उसके सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। अगर मान लीजिए कि कोई प्रकृति की देन है, कहीं पे खनिज है बहुत सारा, लेकिन वहां पे लोग ही नहीं है रहने वाले, तो उस खनिज का क्या यूज है? ठीक है ना। कहीं पे तेल है, सपोज करो कहीं पे तेल है, लेकिन वहाँ पे लोग रह ही नहीं सकते। जैसे अंटार्कटिका है, वहाँ पे बोलते हैं खनिज मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे लोग रह ही नहीं रहे, वहाँ पे लोग जा ही नहीं सकते, तो वहाँ पे उन खनिजों का कोई मतलब नहीं बनता ना। कोई वहाँ पे अगर मान लो सोना भी पड़ा हुआ है तो उसका भी कोई यूज नहीं है। तो वही होता है कि जो लोग हैं वो सबसे बड़े संसाधन होते हैं किसी भी राष्ट्र के लिए। जो लोग हैं वो अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। जो चीजें होती हैं, जो प्रकृति की जो चीजें होती हैं, प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, उनको लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी योग्यताओं से उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों? संसाधनों में। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। कह सकते हैं मानव संसाधन जो है वही अंतिम संसाधन होता है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का क्या करते हैं बच्चों? विकास करते हैं। ठीक है, इसलिए आजकल क्या है, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में और इन सब सेक्टरों में क्या किया जा रहा है? ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि ये एक हेल्थ एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी राष्ट्र के लिए। भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है, आप जानते होंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज, जो एचआरडी बोलते हैं जिसको, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री जो है, वो एक मानव संसाधन मंत्रालय है भारत सरकार के अधीन। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण जो था लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया था। यानी कि इसका जो 1985 में ये मानव जो संसाधन था इसका बनाया, वो मानव संसाधन मंत्रालय जो बनाया गया था 1985 में, ये डेट आप याद रख लीजिए। इसका मेन मकसद क्या था बच्चों? कि लोगों की कौशल बढ़ाना, लोगों में योग्यता बढ़ाना। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग जो है वो देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन है, हम ये कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अन्य संसाधनों की भांति जो मानव संसाधन है वो विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अगर हम अन्य संसाधनों की तरह हम बात करें तो जो मानव संसाधन है वो वर्ल्ड में एक तरह से वितरित नहीं है। सही कह सकते हैं कि कहीं पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा निवास करती है, जैसे मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पे सघन जनसंख्या निवास करती है, और जो पर्वतीय इलाके हैं या रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पे विरल जनसंख्या निवास करती है। तो वो तो प्रकृति की जलवायु और इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। मृदा वृदा ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में भी एक दूसरे से भिन्न है, हम कह सकते हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं, ये तो ठीक है। देखिए यहाँ पे देखो बच्चे बात कर रहे हैं कि विश्व में 6.6 अरब लोग हैं। ये बोल रहा है कि मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं। आपके विचार से ये पूछ रही है विश्व में कितने लोग हैं? मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं। ये बोल रहा है कि मेरे गांव में 1000 लोग हैं। 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? ये आप बता सकते हैं बच्चे। 100 करोड़ मिलकर 1 अरब बनता है। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKBI जो योजना है उसको 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। यानी ये कब स्टार्ट हुई थी? 2015 में, और इसको 2016 से इसका लक्ष्य था 2016 से 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता शिक्षक प्रदान करके, यानी कौशल बढ़ाना था, एक तरह से रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, तो ये एक योजना स्टार्ट हुई थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, 2015 में, जिसका लक्ष्य 2016 से 2020 के मध्य में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रोवाइड कराना था। अब बात कर लेते हैं बच्चों जनसंख्या के वितरण की। जनसंख्या तो आप जानते ही होंगे, अब इसके वितरण की बात कर लेते हैं कि कैसे फैली हुई है।
भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे कहते हैं जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप, यानी किस तरह से लोग फैले हुए हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि वर्ल्ड की जो 90% जनसंख्या है वो पृथ्वी के केवल 30% भाग पे केंद्रित है। आप सोच रहे हो ना, पृथ्वी के 30% भाग पे वर्ल्ड की 90% जनसंख्या रहती है, और बाकी जो बची हुई 10% जो जनसंख्या है वो कितने भाग पे रहती है, 17%, यानी विरल है यहाँ पे 10%, और यहाँ पे क्या है, सघन जनसंख्या है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हुए हैं और कुछ क्षेत्र क्या है, विरल बसे हुए हैं, आप कह सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये वाला जो फिगर मैं बता रहा, ये जो कलर है, आप जो कलर देखोगे, ये वाला जो कलर है आपका, इतने लोग, ये सारे लोग किस में रह रहे हैं बच्चों, एशिया में रह रहे हैं। यानी एशिया में देख सकते हो आप कितने लोग निवास करते हैं, ठीक है। अब एशिया में आपका चीन भी आ गया, भारत भी आ गया, तो आप जानते हैं भारत में वर्ल्ड की जो है कितने % जनसंख्या हो जाएगी आपकी, 17% जनसंख्या के अप्रोक्स बोलते हैं ना एशिया में। तो एशिया में आप देखोगे यहाँ पे कितने लोग निवास कर रहे हैं। ये लोग हैं जो छोटे से इतने से लोग, ये रहते हैं यूरोप में, जो डेवलप्ड कंट्री है यूरोप में आ गए। ये इतने से सारे लोग जो ये वाले देख रहे हैं ना, ये कलर का, ये अफ्रीका में रह रहे हैं, इस कलर वाले, ये मध्य एशिया में रह रहे हैं, मध्य दक्षिण अमेरिका में रह रहे हैं, और ये सब लोग रह रहे हैं उत्तर अमेरिका में, और ये है ऑस्ट्रेलिया में। तो आप देख सकते हैं कि जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी एवं उत्तरी अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वतों एवं विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास कर सकते हैं। ये हम कह सकते हैं, ये तो हमें पता चलता है। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग निवास करते हैं, यानी दक्षिण की अपेक्षा उत्तर साइड में ज्यादा लोग रहते हैं। जो यानी कि जो आपका विषुवत वृत्त है उसके अगर आप उत्तर में देखेंगे, यानी कि उत्तर की साइड में ज़्यादा लोग निवास करते हैं, दक्षिण में कम निवास करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रह सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि 3/4 लोग, यानी कि 75% जो जनसंख्या है आपकी वर्ल्ड की, वो एशिया और अफ्रीका में रहती है आपकी केवल। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं, यानी कि वर्ल्ड की जो 60% जनसंख्या है वो केवल 10 देशों में ही मिल जाती है। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे आप देखोगे चाइना में कितने सारे लोग हैं, भारत इसमें देख सकते हो 120 करोड़ लोग, चाइना में 135 करोड़ लोग, और अभी इसको जोड़ेंगे ना तो ये तो भाई कूद गया होगा, 140 करोड़ भारत है, अभी तो जनसंख्या हुई नहीं है ना जनगणना। यूएसए, फिर इंडोनेशिया में आप देखो, फिर ब्राज़ील, पाकिस्तान, ये सब, ठीक है। तो इन देशों में देख रहे हो 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं इन सब देशों में, ठीक है। ये विश्व की जनसंख्या के बारे में बताया, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से बताया गया है। जनसंख्या का घनत्व की बात कर लेते हैं। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। यानी एक इकाई क्षेत्र में, पृथ्वी का जो पृष्ठ है उस पर जो रहने वाले लोग हैं उनको एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे भारत की जनसंख्या का जो औसत घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में, यानी 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा ऐसे आयताकार क्षेत्र बनाए या फिर वृत्त की सर्कल के हिसाब से 1 किलोमीटर का क्षेत्र बनाए, उसमें कितने लोग रहते हैं बच्चों, 382 वर्ग किलोमीटर, 382 लोग रहते हैं। ये भारत की औसत जनसंख्या घनत्व है। ये आंकड़े बदल चुके होंगे। तो पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। आप जानते हैं ये किस में व्यक्त किया जाता है, सामान्य रूप से प्रति वर्ग किलोमीटर में। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व वो है 51 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी कि विश्व की अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो 51 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं, आप ये कह सकते हो। लेकिन भारत में आप देखो कितना है, 382, यानी वर्ल्ड के कंपेरिजन में आप देख सकते हो कितना गुना हो जाएगा, 5 7 35, यानी कि 8 गुना के अप्रॉक्स है ये। यानी कि जितना वर्ल्ड में लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में, एवरेज की बात करें तो हमारे इंडिया में 8 गुना उससे ज़्यादा लोग रहते हैं एक उसने एरिया में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है दक्षिण मध्य एशिया में है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व वो कहाँ पे बच्चों, दक्षिण मध्य एशिया में। जैसे कि आपका ये वाला हो जाएगा चाइना, और ये भारत वाला जो क्षेत्र है ये वाले इसमें। इसके पश्चात क्रम से पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं, ठीक। अब देखो बच्चों, पूर्वी एशिया में वही आपके ये वाली कंट्रीज आ जाएंगे, इंडोनेशिया और ये सब कंट्रीज। अच्छा देखो बच्चों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम ये देखते हैं कि ऐसे जनसंख्या का जो वितरण है ये असमान क्यों है, क्या कारण है कि कहीं पे ज़्यादा लोग निवास करते हैं और कहीं पे बहुत कम लोग निवास करते हैं। तो ये विरल जनसंख्या और सघन जनसंख्या क्यों पाई जाती है, इसके कारकों की बात कर लेते हैं। आपको पता ही होगा क्या कारक है, वैसे बात कर लेते हैं भौगोलिक कारक। जैसे सबसे पहले आप बात करते हैं भौगोलिक, जो प्रकृति के अनुसार है। जैसे स्थलाकृति का मतलब होता है कि वहाँ पे पठार है, पर्वत है, क्या है।
देखो इसकी बात करते हैं तो लोग जो है वो सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। सही बात है, पर्वत और पठारों की तुलना में कहाँ रहना पसंद करते हैं लोग? मैदानी में, क्योंकि ये क्षेत्र जो होते हैं वो खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। ये तो आप जानते ही हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्पस और हिमालय जैसे पर्वत वो विरल बसे हुए हैं। यानी हम गंगा के मैदान की बात करें तो वो वर्ल्ड का सबसे सघन एरिया बोल सकते हो, सबसे यानी घना बसा हुआ क्षेत्र है। जबकि एंडीज पर्वत श्रृंखला है, आल्प्स है यूरोप में, और हिमालय, ये सब क्षेत्रों में क्या है? विरल जनसंख्या पाई जाती है। तो ये बात हो गई स्थलाकृति की। अब बात करते हैं जलवायु की। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडी, जैसे सहारा मरुस्थल हो गया, रूस के ध्रुवीय प्रदेश हो गए, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। सही बात है, जहाँ पे जलवायु ऐसी होगी कि बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडी, वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। तो जलवायु में ऐसी में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। तो वहाँ पे कौन सी जनसंख्या पाई जाएगी बच्चों? विरल। जैसे सहारा का रेगिस्तान हो गया, हमारा खुद का हमारा रेगिस्तान है, जैसे कहाँ पे ये मरुस्थल है अपना, इस जगह से। मृदा की बात कर लेते हैं बच्चों। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। सही बात है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हवांगी, चांगजियांग और मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र, यानी जो जहाँ पे मिट्टी, जहाँ पे जो नदियों का जो मैदान है, नदियों के द्वारा जो बनाए हुए मैदान है, वो क्षेत्रों में क्या है? ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है बच्चों? उपजाऊ मिट्टी। और उपजाऊ मिट्टी होगी, उपजाऊ मृदा होगी तो वहाँ पे क्या होगी? खेती अच्छी होगी, लोग वहाँ पे रहना पसंद करेंगे। जल और नदियों के किनारे क्या? पानी भी अवेलेबल होगा। जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ पे अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है, यानी लवणीय जल नहीं, अलवणीय, जो कि मीठा पानी होता है। ठीक है, अलवणीय जल मतलब मीठा पानी। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले। सही बात है, नदी घाटियों में ज्यादा जनसंख्या रहती है, जबकि मरुस्थलों में कम जनसंख्या रहती है, क्योंकि वहाँ पानी की उपलब्धता कम रहती है। बात कर लेते हैं बच्चों खनिजों की। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया। यानी कि जो साउथ अफ्रीका है का, जो दक्षिण अफ्रीका है, वहाँ पे किस तरह की खाने पाई जाती हैं बच्चों? अभी हमने लास्ट क्लास पर डिस्कस किया था, हीरे की खाने। तो जहाँ हीरे के खाने मिलेंगे आपको पता है वहाँ पे लोग रहना क्या करेंगे? पसंद करेंगे। जहाँ पे तेल की खोज हो जाएगी, जैसे कि अब हम बात करें कि यूएई और इन कंट्रीज की, मिडिल ईस्ट में बात करें, तो आप आज से करीबन 50, 60, 70 साल पहले देखो वहाँ पे बहुत कम लोग रहना पसंद करते थे, लेकिन आज देखो वहाँ पे तेल मिल गया है तो कितनी ज़्यादा लोग वहाँ पर रहने के लिए जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये खनिज है, ये भी क्या एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है की तरह काम करते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। ये तो थे भौगोलिक। अब बात कर लेते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। देखो बच्चों, अगर हम आर्थिक कारक की बात करें, पैसे वाली बात करें, तो जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई तो घने बसे क्षेत्र हैं। आप जानते हैं, जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं आपको बता दूं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सघन जनसंख्या निवास करती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखेंगे, बड़े बड़े लोग, मतलब ज़्यादातर लोग यहीं पे निवास करते हैं। फ्लैट हैं यहाँ पे 20-20, 33 मंजिल के, और सॉरी, और छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। और यहाँ पे रहने का जो कॉस्ट है ना मुंबई में, लिविंग कॉस्ट, वो बहुत ज़्यादा है बच्चों। आप एक छोटा सा फ्लैट लेंगे यहाँ पे 40,000, 50,000 इतना 2 BHK, और थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे देखोगे आप जगह रहती है। तो यहाँ पे यानी कि मुंबई में फिर भी लोग यहाँ पे रहने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काम के अवसर अच्छे हैं, यहाँ पे अवसर अच्छे हैं लोगों के पास। अगर आपके पास दिमाग है, आपके पास कोई योग्यता है, तो आप यहाँ पैसा कमा सकते हैं। इसी लोग कहाँ जाते हैं बच्चों? मुंबई ऐसे शहरों में जाना पसंद करते हैं। और जापान की बात करें तो जापान में ओसाका। तो ये क्या हो गए? आर्थिक कारण हो गए। सांस्कृतिक कारणों की बात करें तो धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को क्या करते हैं बच्चों? आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी इसके क्या है? उदाहरण है। यहाँ पे संस्कृति मिलती है, जैसे कि बनारस में आप देखते हैं, बनारस के घाट, वहाँ पे सघन जनसंख्या रहती है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह के लोगों को संस्कृति मिलती है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके भी लोग क्या करते हैं? रहना पसंद करते हैं। सामाजिक कारक, अच्छे आवास हो गया, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हो, जैसे पुणे, जहाँ पे बच्चों देखो सामाजिक कारण के बच्चे यहाँ पे रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। ठीक है, लोग अच्छे होंगे, शिक्षा अच्छी होगी। आजकल हर कोई कहाँ रहना चाहता है? जहाँ शिक्षा अच्छी हो, जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी, वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। तो वहाँ पे क्या निवास करती है? सघन जनसंख्या निवास करती है। तो ये क्या एक सामाजिक कारण हो गया। तो अब तक हमने समझा कि भौगोलिक कारण और सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण और आर्थिक कारण, उनकी वजह से ये क्या है? वितरण में असमानता पाई जाती है। एक शब्द है जीवन प्रत्याशा। यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। यानी कि औसत व्यक्ति, कोई भी ऐसे नहीं कि कोई भाई देखो कोई 70-80 साल का होकर किसी की डेथ होती है, किसी की डेथ जल्दी हो जाती है। लेकिन हम अगर औसत एवरेज अगर लाइफ निकालें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हम बात करें इंडिया में या कहीं भी, तो वो कितनी है? वो एक बताती है वो देश की हेल्थ फैसिलिटी कितनी अच्छी है।
तो वही होता है कि औसत व्यक्ति कितनी उम्र तक जिएगा, वही एक औसत व्यक्ति या एक व्यक्ति की औसत आयु कितनी होती है, वो जीवन प्रत्याशा कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बात कर लेते हैं। देखो, तो हम बात कर रहे थे जनसंख्या परिवर्तन की। देखो बच्चों, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन है। जैसे हमारे इंडिया में बात करते हैं, हर 10 साल बाद जनसंख्या होती है, जनगणना होती है। तो 10 साल की अवधि में कितने लोगों की कितने लोगों की जनसंख्या बढ़ी, तो वो क्या कहलाएगा, एक तरह से जनसंख्या परिवर्तन कहलाएगा। आप एक साल में भी देख सकते हो। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, ये तो हम कह ही सकते हैं, यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा चित्र 6.3 में दिखाया गया है। ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। जैसे हम मानव, देखो जनसंख्या बढ़ रही है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 500 ईसा पूर्व 100 मिलियन लोग रहते थे पूरे वर्ल्ड में। फिर जब 0 से स्टार्ट हुई साल, तब 170 मिलियन हो गए। फिर 1000 वर्ष बाद कितने हो गए, 265। फिर 1500 साल बाद कितने हो गए, 425। फिर 1800 में जो सन चल रही थी उसमें हो गए 900 मिलियन। फिर 1900 में हुए 1625 मिलियन। आप देख रहे हो ग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे करते हुए ऐसे जा रहा है। फिर हो गए 2500 मिलियन। फिर हो गए 4000 मिलियन 1974 में, ठीक है। 1950 में 2500 मिलियन थे, फिर 4000। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे ये आया 6000 मिलियन। ये हो गए कब, 1999 में। और 6000 से और ये 2500 मिलियन बढ़ गए, यानी 8500 मिलियन। कितने सालों में, केवल 25 सालों में बढ़ गए। यानी 4000 मिलियन से 2000 मिलियन बढ़ने में 20 कितने साल लगे हैं आपको, यहाँ पे 25 साल लगे 2000 मिलियन। ये हर 25 साल का आंकड़ा बताया उन्होंने। तो 2500 से 4000, पहले 1950 से 1975 25 सालों में 1500 मिलियन बढ़े, ठीक है। फिर 2000 मिलियन बढ़ गए अगले 25 में, और उससे अगले 25 में 2500 मिलियन बढ़ गए। तो अगला जो 2025 का 2050 में आप क्या सोच रहे हो, कितने बढ़ने चाहिए, 1.5 बढ़े, फिर 1.5 बढ़े, फिर 2 बढ़े, फिर 2.5 बढ़े, फिर 3 बढ़ने चाहिए, है ना। तो 11.5 मिलियन, 11,500 मिलियन हो जाएंगे। देख रहे हो आप, इस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है आपकी, ठीक है। अच्छा देखो, मानव ऐसा होता क्यों है कि जनसंख्या इतनी इस तरह से बढ़ क्यों रही है। देखो, बढ़ने के बच्चों रीजन बहुत है। पुराने ज़माने में क्या था कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है, जैसे जैसे हेल्थ सेक्टर इंप्रूव हुआ है। पहले क्या था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक तो थोड़ी कम थी, ठीक है, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। लोगों की डेथ जो थी वो बहुत जल्दी हो जाती थी। कुछ छोटी सी बीमारी लगी, चिकन पॉक्स से लोग मर जाते थे। आप सोचो, छोटी छोटी बीमारियों से लोग मर जाते थे, बुखार में लोग मर जाते थे, क्योंकि उस टाइम पर मेडिसिन उतनी नहीं थी, हेल्थ सेक्टर इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। अब क्या हुआ है कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, ठीक है। अब क्या हो गई कि मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई है हर कंट्री में। तो उससे क्या है कि लोगों की जो मृत्यु दर है वो कम हो गई है, ठीक है, और जन्म दर बढ़ती जा रही है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। बड़ी जनसंख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां उचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि क्या थी, बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 1800 में आप सोचो, 150 वर्षों के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। यानी कि 1800 से 1959, 150 सालों में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दोगुनी 6 अरब हो गई। यानी कि 30 साल में, 1960 से 1999, 30-40 साल में जनसंख्या 3 से 6 अरब हो गई। आप सोच रहे हो, इस वृद्धि का मुख्य कारण जो है वो है खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु का दर क्या हो गई, कम हो गई। जबकि जन्म दर क्या हो गई है, बढ़ी जा रही है अभी तक। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति व्यक्ति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या। जन्म दर देखो, पहले क्या था बच्चों, पहले बच्चे मर जाते थे, शिशु मृत्यु दर भी बहुत जाती है। जैसे 1000 बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं, ठीक है, तो उनमें कितने बच्चे जीवित बच रहे हैं, वो कोई जन्म दर, यानी प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म कितना हो रहा है, वो होती थी जन्म दर। अब मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता था। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। ये तो आप जानते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म और दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। यानी जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है उसको बोलते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट, प्राकृतिक वृद्धि दर। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। ऑब्वियस सी बात है कि जन्म दर बढ़ रही है, मृत्यु दर घट रही है, इसलिए अंतर बढ़ रहा है, तो इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है।
प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। प्रवास मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों का जाना। अब यहाँ पे देखो ये तुलना में समझाया गया है आपको। देखो अगर जन्म दर बढ़ गई, ये बढ़ गई, और मृत्यु दर कम हो गई तो जनसंख्या क्या करेगी, बढ़ेगी। अगर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों सेम है तो जनसंख्या स्थिर है। अगर जन्म दर कम हो गई, ठीक है, और मृत्यु दर बढ़ गई तो आपकी जनसंख्या में क्या होगी बच्चों, कमी आएगी। आप्रवास किसे कहते हैं, जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसको आप्रवास कहते हैं। और उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो उसको बोलते हैं उत्प्रवास। ठीक है। हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका, अच्छा आगे चलते हैं, ये ऊपर हो गया थोड़ा। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा लोगों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं, और आप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इंडिया को छोड़ के यूएसए जाता हूँ, सपोज करिए, ठीक है। तो इंडिया को अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो इंडिया के लिए मैं हो जाऊंगा उत्प्रवासी, ठीक है। और चूंकि मैं यूएसए में जा रहा हूँ तो यूएसए के लिए क्या हो जाऊंगा, मैं आप्रवासी, ठीक है। ये हो गया आप्रवासी। तो जहां पर जाते हैं वहां के लिए वो आप्रवासी हो जाते हैं, और जहां से जाते हैं वहां से वो उत्प्रवासी हो जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। सही बात है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, इंडिया से भी, अदर कंट्री से। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया जाता है। सूडान जैसी कंट्री में क्या हो रहा है, जनसंख्या की कमी हो रही है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, उत्प्रवास हो रहा है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। सही बात है। देशों के अंदर बड़ी संख्या में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। ये भी बात सही है। यानी कि ये तो देशों की बात हुई कि कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों की तरफ लोग मूव करते हैं। और हम अगर एक ही कंट्री की बात करें, एक ही कंट्री के अंदर की बात करें, तो लोग क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से किधर जाते हैं, नगरीय क्षेत्रों की ओर जाते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में क्या है, अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। अगर हम बात करें कि विश्व की जो कुल जनसंख्या है वो क्या कर रही है, तीव्रता से बढ़ रही है, लेकिन फिर भी सभी देशों में ये वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। जैसे कुछ देश हैं, जैसे केन्या, उसमें जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के कारण मृत्यु दर में क्या आई है, कमी आई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे क्या हो रहा है, वृद्धि बढ़ रही है। मृत्यु दर तो कम हो रही है, लेकिन जन्म दर क्या हो रही है, बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूके, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, निम्न जन्म दर है और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। यानी यूके में क्या है कि जन्म दर भी कम है, तो इसलिए क्या है कि जनसंख्या वृद्धि की दर जो क्या है, मंद हो रही है वहां पर। अब इसे मैं मैप में दिखाया है कि जहाँ पे जन्म प्राकृतिक वृद्धि की दर, यानी कि जहाँ पे जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु दर कम है, यानी दोनों का अंतर क्या है, प्राकृतिक वृद्धि दर, तो वो कहाँ कहाँ पे ज़्यादा है। जैसे इन देशेज में आप देखोगे, इन कंट्रीज में जो ग्रीन दिखाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। उच्च की बात करें तो उच्च में क्या है, 2 से 2.9, ये वाला जो कॉलम है, यानी इन कंट्रीज में ये यहाँ पे भी ज़्यादा है। ये कंट्रीज जो अफ्रीका में ज़्यादा है एक तरह से जनसंख्या दर, ये भी। और आदर्श, जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो हमारा इंडिया आदर्श में आता है। निम्न में ये वाले क्षेत्र आते हैं, ठीक है, ये वाले। और जीरो या हास, ये यूरोप वाले क्षेत्र आते हैं। इनमें बहुत कम जनसंख्या बढ़ रही है, यानी वृद्धि दर है ही नहीं। बात कर लेते हैं जनसंख्या संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। कोई भी जनसंख्या है किसी भी देश में कितनी भी हो जाए, लेकिन उसका उसके आर्थिक विकास दर से कुछ लेना देना नहीं होता। जैसे कि हम बात करें बांग्लादेश की और जापान की, ये अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। यानी बांग्लादेश में भी काफ़ी जनसंख्या निवास करती है, और हम बात करें जापान की, दोनों की बात करें, दोनों में काफ़ी बसे हुए देश हैं, घने बसे हुए हैं। लेकिन जी बांग्लादेश को आप जापान से कंपेयर तो नहीं कर सकते ना बच्चों। जापान एक अधिक विकसित देश है बांग्लादेश की तुलना में, तो आप ये नहीं कह सकते कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। ये सब चीज़ें उसका मापदंड है ही नहीं। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जैसे यहाँ पे दादी है, ये बोल रही है मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ, ये बोल रहा है मैं विवाह समारोह में गाता हूँ, डॉक्टर बोल रहा है मैं कैंसर उपचार की औषधियों के लिए शोध कर रही हूँ, ये बोल रहा है मैं किसान हूँ, ये बोल रहा है घर की देखभाल करती हूँ, इंजीनियर करा, मैं सेतु बनाता हूँ। तो ये हर एक व्यक्ति क्या अपना अपना कुछ योगदान दे रहा है समाज में, ठीक है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं।
उनकी आय का स्तर क्या है? स्वास्थ्य दशाएं कहती हैं एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि है जनसंख्या पिरामिड, जिससे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। तो इसके बारे में अभी हम जान लेते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण के लिए 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, ठीक है, कुल जनसंख्या को डिवाइड किया है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में, प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां वो भी विभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशेष देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे निचले भाग में बताता है। यह जन्म के स्तर को बताती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों की संख्या को बताता है और मृतकों की संख्या को बताता है। ये आप देख रहे हो, ये पिरामिड है, ठीक है, ये बना हुआ। इसमें क्या है कि ये देखो नीचे आप जो बच्चे देख रहे हो, ये क्या है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनका 0 से 4 साल, ये 5 से 9, ये यहाँ तक बच्चे हैं किसी, ये हमारे देश में यहाँ तक बच्चों का वो दिखाया गया जनसंख्या, ठीक है। फिर यहाँ तक हो गए वयस्क लोग, यानी 60 साल तक, ठीक है, ये हो गए एक तरह से काम करने वाले लोग, वर्किंग फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे ये वृद्ध लोग हैं, ठीक है, स्त्री या पुरुषों में जनसंख्या का वितरण भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या पिरामिड के रूप में दिखाया है, इसको पिरामिड के रूप में अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, आयु वर्ग के हिसाब से। जनसंख्या जो पिरामिड है एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है, क्योंकि ये जो ऊपर के लोग हैं 60 से ऊपर, ये लोग क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे, आश्रित लोग हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, वर्क फोर्स पे एक तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के, ये भी क्या है, डिपेंडेंट है बच्चे अपने माँ बाप पर, यानी वर्किंग फोर्स ये है, ये लोग डिपेंडेंट है और ये लोग डिपेंडेंट है इन पे, ठीक है, आश्रित है। वृद्ध आश्रित लोग जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग जो है वो 15 से 65 लोगों वर्ग की उम्र में दिखाया गया है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है। कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग भी बहुत ही कम है। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दिखाया गया। यानी ये आधार अगर जितना चौड़ा नहीं होगा, जितना सकरा होगा, इसका मतलब वहाँ पे क्या जन्म बच्चे कम ले रहे हैं, ठीक है ना, मृत्यु ज़्यादा हो रही है। और ऊपर जितना सकरा होगा, मतलब ये लोग जब बूढ़े होंगे तो वृद्धों की संख्या भी कम हो जाएगी। तो ये जैसे केन्या के लिए दिखाया गया है, ये आप समझ पा रहे हैं बच्चों। भारत का देखिए आप, ठीक है ना, जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है, जैसे भारत में देखोगे आप, है ना। चित्र इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ है कि मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति, जितने युवा ज्यादा होंगे उसका मतलब बाद में जाके वर्क फोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये लोग ज्यादा काम करेंगे, फिर आगे चल के ज्यादा पैसा कमाएंगे। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सकरा है, जैसे यहाँ पे देखोगे पिरामिड सकरा है, ठीक है। घटती मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं, और वृद्ध आयु पे भी ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं, मृत्यु दर कम है। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के क्या होते हैं, भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं, हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही क्या करना चाहिए, शिक्षित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर हो जाता है बच्चों फिनिश, ठीक है। ये बहुत आसान सा चैप्टर था, इसमें कुछ खास ऐसा था नहीं, मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें पढ़ा दी हैं। जो इसमें डाटा है ना, कुछ जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, ये क्या है कि अभी हमारी क्या जन्म दर चल रही है, मृत्यु दर क्या चल रही है, कितनी जनसंख्या है, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है, किस देश की जन्म दर ज़्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये क्लास जो 8th की ज्योग्राफी थी, इसका चैप्टर नंबर 6 हो गया। तो ये हमारी क्लास 8th की ज्योग्राफी हो गई फिनिश, कंप्लीट, ठीक है। अभी हम क्लास 9th की ज्योग्राफी के बारे में स्टार्ट करेंगे, या फिर हम देखेंगे कि हमें क्लास 7th या 8th की हिस्ट्री पढ़नी है, तो वो हम नेक्स्ट क्लासेज में हम डिसाइड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।